माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, टेक्निकल इशू की वजह से जो 24 क्वेश्चन हो पाए थे वो अपने आप क्लास कट हो गई, तो मुझे सेव करना पड़ा इतने में ही। चलिए मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ 25 नंबर क्वेश्चन से कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। पहला तथ्यात्मक और दूसरा अभिसारी, तीसरा अपसारी और चौथा विश्लेषणात्मक और पाँचवा प्रश्नवाचक। तो चलिए समझते हैं कि तथ्यात्मक प्रश्न क्या होता है। तो तथ्यात्मक प्रश्न दोस्तों होता है कि वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सिर्फ तथ्यों यानी कि सत्यापित जानकारी या वास्तविक घटनाओं परिस्थितियों पर आधारित होता है। इनमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत राय, व्याख्या या खुद का अनुमान या परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सीधे हाँ या ना या कब, कहाँ और कितना आदि से किया जा सकता है, तो ये क्या है, ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भारत की राजधानी क्या, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ना उसमें हाँ या ना को कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, और ना उसमें कोई हम अनुमान लगा सकते हैं या कोई तथ्य भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो तथ्यात्मक में होती है। यानी जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनका जो उत्तर होता है वो तथ्य या आंकड़ों पर आधारित होता है। ठीक है, इनमें कल्पना या मत की आवश्यकता नहीं होती है और एक ही उत्तर सही माना जाता है इसमें। यानी एक ही चीज़ है, जैसे भारत की राजधानी है नई दिल्ली है, तो यदि ऑप्शन में नई दिल्ली है तो वो नई दिल्ली सही होगा, और जो जो भी ऑप्शन होंगे तो उसमें वो सारे गलत होंगे, तो उसमें कल्पना या मत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें एक ही उत्तर सही माना जाता है। ये जो प्रश्न होते हैं ये छोटे और सटीक होते हैं, तो यदि दिमाग में आ जाए तो ये सारी बातें आप ऐसे ही सेम लिख सकते हैं उसमें तथ्यात्मक प्रश्न में। ठीक है, अब बात करेंगे अभिसारी प्रश्न। तो अब दूसरा प्रश्न समझते हैं, अभिसारी प्रश्न। दोस्तों अभिसारी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सीमित और निश्चित और एक ही सही उत्तर पर पहुंचता है, यह अभिसारी प्रश्न होते हैं। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनमें सोचने की तो ज़रूरत होती है, लेकिन अंत में छात्र को एक ही सही उत्तर तक पहुंचना होता है, तो उन्हें अभिसारी प्रश्न कहते हैं। ये आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि इनकी जो विशेषताएं होती हैं, तो क्वालिटीज़ तो वो लिख सकते हैं कि इनका उत्तर निश्चित और एक ही होता है, यह तत्व, सिद्धांत या नियम पर आधारित होते हैं, इनमें तार्किक सोच की आवश्यकता होती है लेकिन कल्पनाशीलता नहीं होती है। ठीक है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, परिकल्पना। और परीक्षा और टेस्ट में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अभिसारी टाइप के। जैसे उदाहरण से समझिए कि यदि 5 या 6 का हम गुणा करेंगे तो उसका क्या 30 हो जाएगा, तो उसमें मतलब कोई कल्पना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके जो उत्तर होंगे एकदम सटीक। और ये ऐसा नहीं है कि 5 या 6 गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर 30 होगा तो 30 ही सही होगा। ठीक है, तो इनका उत्तर जो है निश्चित होता है और एक ही होता है। ये तथ्य, सिद्धांत या नियम पर काम करते हैं। मान लीजिए कोई सवाल है, यदि इसमें गुणा का लगा है 5 × 6, गुणा का निशान है, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे या भाग कर देंगे। यदि गुणा है तो वही करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे पानी का रासायनिक सूत्र मान लीजिए H2O होता है, तो H2O ही सही होगा और कुछ भी नहीं सही हो सकता है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सूर्य की दिशा से जैसे निकलता है तो पूरब से, ऐसा नहीं कि हम लोग इमेजिन कर लें कि पश्चिम से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये अभिसारी प्रश्न में आते हैं कि इनका उत्तर यानी कि निश्चित होता है और तथ्य, सिद्धांत या नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अभिसारी प्रश्न में। अब अपसारी प्रश्न क्या होता है, तो अपसारी प्रश्न क्या होता है दोस्तों कि अपसारी प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, और जिनमें विद्यार्थियों को रचनात्मक, कल्पनाशीलता तथा गहन सोच का उपयोग करना पड़ता है। यानी अभिसारी और अपसारी में यदि अंतर आ जाए तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ध्यान से सुनिएगा ताकि अभिसारी और अपसारी में आप अंतर समझ सकें। ठीक है, अपसारी को मैंने क्लियर कर दिया है, अब अपसारी की बात आती है। तो अपसारी में लिखेंगे आप कि अपसारी वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक से अधिक हो सकता है और जिनमें विद्यार्थियों को रचनात्मक, कल्पनाशीलता तथा गहन सोच का उपयोग करना पड़ता है। यदि आसान भाषा में समझें तो ऐसे प्रश्न जिनका कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता है, बल्कि अलग अलग व्यक्ति अपनी समझ और कल्पना के अनुसार अलग अलग उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इनमें इनके उत्तर जो है अनेक हो सकते हैं, यानी कि विद्यार्थी की कल्पनाशीलता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है इससे। तो इसमें क्या होता है कि अब सारी सोच में कि इसमें स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी होती है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई निबंध दिया गया किसी के बारे में लिखने के, तो हर एक स्टूडेंट जो होगा अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, अपनी तर्क शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार। तो और ये जो, हाँ देखिए, और अक्सर ये प्रश्न
निबंधात्मक यानी परियोजना कार्य या चर्चा के रूप में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपको, स्कूल के बारे में कोई प्रोजेक्ट दिया गया या किसी के बारे में दिया गया लिखने के लिए, तो हर एक स्टूडेंट जो है तो अपने अकॉर्डिंग लिख के लाएगा। यदि जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न करूं, यदि तुम प्रधानमंत्री होते तो देश में क्या क्या बदलाव लाते, ठीक है, तो इसमें हर एक स्टूडेंट जो है तो अपनी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति के अनुसार प्रश्न आंसर लिख कर लाएगा, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन कौन से उपयोग किए जा सकते हैं, तो इसमें भी विद्यार्थी जो होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग लिख के लाएगा उत्तर। और आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा का महत्व विषय पर अपने अपने विचार लिखो, तो भी उसमें भी आप लिखेंगे अपने अपने विचार। और विज्ञान हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो आप अपने अकॉर्डिंग, हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग लिख के लाएगा। तो अभिसारी और अपसारी में यही अंतर होता है, यानी कि अभिसारी जो होता है उसका एक ही उत्तर हो सकता है, सटीक उत्तर एक ही होता है। मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है तो दिल्ली हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है तो लखनऊ हो जाएगा। उसमें हम लोग कोई भी तर्क शक्ति या चिंतन या कुछ भी नहीं, कल्पना शक्ति कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। और अपसारी में क्या होता है कि उसमें आपको, उसमें उत्तर जो होगा एक से अधिक हो सकता है, यानी विद्यार्थी अपनी रचनात्मक कल्पना शक्ति तथा गहन सोच का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या होगा, इसको भी समझते हैं विस्तार से। तो चलिए मेरे प्रिय साथियों, समझते हैं कि विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या होता है। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें विद्यार्थी किसी विषय या घटना या समस्या या कथन को भागों में बांटकर गहराई से जांच पड़ताल करनी होती है और फिर तार्किक निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये होते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी आसान भाषा में इसको समझें तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सिर्फ तथ्य बताने से नहीं मिलता है, बल्कि कारण, परिणाम, तुलना और तर्क के आधार पर समझना पड़ता है, ठीक है। यानी कि उत्तर देने के लिए गहराई से सोचने की ज़रूरत होती है, केवल तथ्य नहीं बल्कि कारण, परिणाम और संबंध बताने पड़ते हैं। ये अक्सर लंबे और व्याख्यात्मक उत्तर लिखने पड़ते हैं इसमें, यानी कि लांग में आते हैं, साफ सीधी बात है। और विद्यार्थी की आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि गांधी जी के सहयोग आंदोलन की सफलता और असफलता पर विचार कीजिए। ये सारे प्रश्न इसमें इस टाइप के आएंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जो प्रश्न होंगे वो आप लोग समझते हैं, लिख सकते हैं आप लोग अपने अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पुनर्बलन का क्या अर्थ है। तो पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट एक ऐसी क्रिया है जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, यानी सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। तो चलिए इसको भी बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली क्लास में, तो मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूँ कि पुनर्बलन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन क्या होता है। तो जो ये पुनर्बलन होता है ये यानी मोस्टली शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट होता है। इसका जो मुख्य रूप से जो मनोवैज्ञानिक थे BF स्किनर, तो इसको प्रतिपादित किया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था या पुनर्बलन का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने। और इसको आसान भाषा में समझें तो पुनर्बलन का अर्थ है कि किसी व्यवहार को दोहराने और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करना। यानी जब किसी विद्यार्थी या व्यक्ति को उसके अच्छे कार्य पर पुरस्कार, प्रशंसा या प्रोत्साहन मिलता है तो उस व्यवहार को बार बार करने लगता है, ठीक है। मान लीजिए आपके एक बार अच्छे नंबर आ गए क्लास में और आपको कोई सर ने पुरस्कार दे दिया, ये आपकी प्रशंसा कर दी, तो आप क्या करेंगे, हर बार कोशिश करेंगे अच्छे नंबर लाने की। ये चीज़ें होती हैं, यही ऑफिस में होता है। तो और ये जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, पॉजिटिव पुनर्बलन, तो जब किसी, इसमें लिख देंगे आप लोग कि जब किसी अच्छे व्यवहार पर इनाम, प्रशंसा, तालियां या आदि तरह का रेस्पेक्ट आपको दिया जाता है, ठीक है, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। और नकारात्मक पुनर्बलन यानी जब किसी व्यक्ति को किसी अप्रिय स्थिति से मुक्त किया जाए ताकि वह व्यवहार दोहराए। यानी जैसे बच्चा होमवर्क सही करता है, शिक्षक उसे अतिरिक्त काम नहीं देते, ठीक है, तो क्या है कि वो बच्चा सीखेगा नहीं ज़्यादा। यदि कोई होमवर्क है उसको दिया गया तो जो वो कर रहा है, ऐसा नहीं कि वही हर बार देते रहें आप लोग, तो उसको चेंज करके दूसरा कुछ दीजिए, उसको सिखाइए, तो यह नकारात्मक पुनर्बलन हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है। तो क्रियात्मक शोध किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान होता है तथा यह अनुसंधान की विषय वस्तु दैनिक या व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अच्छे उपकरण की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छा उपकरण जो होता है वो वैध, विश्वसनीय, सक्षम, वस्तुनिष्ठता तथा विशिष्टता जैसे आदि विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है। तो परीक्षण की वैधता यह बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक की सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त हैं। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती हैं तो परीक्षण की वैधता कम होती है तथा यहाँ स्थिर त्रुटियां कम होती हैं तो परीक्षण अधिक वैध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अनुसंधान का क्या अर्थ है। तो रिसर्च यानी अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ पुनः खोज करना है, अर्थात किसी तथ्य का परीक्षण करना ये अनुसंधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मापन या मूल्यांकन का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो मापन होता है तो मापन जो होता है आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक ही है। ठीक है। यानी जो मापन होता है वो आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक ही है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट पॉइंट होगा मूल्यांकन कि मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात छात्रों की शैक्षिक उपलब्धता ज्ञात की जाती है। जो मापन या मूल्यांकन है मैंने पिछली क्लास में इसको दोनों को लेके बहुत विस्तार से समझाया था। तो हर एक क्वेश्चन में या हर एक क्लास में मैं इसको नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है ज़्यादा। तो जो भी क्लासें दी हुई हैं तो मैंने जो आगे जो क्लासें कराई हैं पिछली क्लासें तो उसमें मैंने बताया है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और बाकी जो भी नया क्वेश्चन मिलता है या कुछ लैंग्वेज हार्ड होती है तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी विषय वस्तु पर विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो किसी परीक्षण या व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं। ये प्रायः संक्षिप्त उलट के रूप में पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, मिलान प्रश्न हो गए, सत्य असत्य प्रश्न आदि हो गए, तो इस टाइप के प्रश्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं पिछली क्लासों वाले। तो क्या आगे यदि पहली वाली क्लास आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके रिवीजन के लिए काम आ जाएगा, तो एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन की तुलना कीजिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन यानी रचनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य उस मूल्यांकन से जो किसी भी कार्य के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गति प्रदान करता है और शिक्षा जगत से संबंधित लोगों को यह जानने में सहयोग प्रदान करता है कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ तक सफल हुए और अभी कहाँ तक पीछे हैं। तो इस आधार पर उन्हें आगे अपने कार्य में सुधार का अवसर मिलता है। ठीक है। और योगात्मक मूल्यांकन जो होता है तो योगात्मक मूल्यांकन उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के गुण दोषों का आकलन करके उनमें किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त विकास चयन की प्रक्रिया होती है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय छात्रों के विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिससे छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह निर्धारण विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों को मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों के मन से पढ़ाई के बोझ एवं परीक्षा के तनाव को दूर करना तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के आकलन से निरंतर सुधार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्रेडिंग प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो ग्रेडिंग प्रणाली जो होती है दोस्तों, तो ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। यानी ग्रेडिंग प्रणाली वो होती है जो शिक्षक होते हैं और परीक्षाओं में जो स्टूडेंट होते हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन यानी कि वो कितने नंबर ला पाए हैं, उनकी ग्रेडिंग क्या है, जिसमें समस्त छात्रों का मूल्यांकन सीधी तरह से ग्रेड के रूप में किया जाता है। परीक्षाओं मिले अंक भी ग्रेड के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया। तो ज्ञानात्मक पक्ष समानतः आग्रहण से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा ज्ञान की जटिल से लेकर अंतःकरण विशेषताओं के निर्माण पर समाप्त होती है। डॉक्टर जो बेंजामिन ब्लूम थे के नेतृत्व में शिक्षा में चिंतन के उच्च रूपों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिसमें ब्लूम ने बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। ज्ञानात्मक पक्षों के 5 चरण ब्लूम ने बताए। पहला है कि केवल
तथ्यों को याद करने के बजाय अवधारणाओं पर ध्यान देना, और दूसरा है प्रक्रियाओं और सिद्धांतों का विश्लेषण, और तीसरा है मूल्यांकन करना, और चौथा है आग्रहण या ध्यान देना, और पांचवा अनुक्रिया करना। दोस्तों ये क्लास आप लोग लीजिए, और इसमें जो भी ना आपको समझ में आए, यानी कोई शब्द है या कुछ भी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर देना कि ये सर ये समझ में नहीं आया ये टॉपिक या ये कोई प्रश्न, तो मैं उसको अगली क्लास में, अगली क्लास शुरू होने के पहले ही मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचारों को अपनाने में आने वाली बाधाओं को सूचीबद्ध कीजिए। यानी जो शैक्षिक नवाचार है तो उसमें जो बाधाएं हैं उसको सूचीबद्ध यानी कि लिखना है। तो इसमें है कि शैक्षिक नवाचार को अपनाने में आने वाली वास्तविक बाधाएं वे हैं जो भौतिक संसार में मौजूद हैं। इनमें संसाधनों या उपकरणों, विनियमों और नीतियों की कमी शामिल हो सकती है, जो सुरक्षा चिंताओं या उद्योग मानकों और वित्तीय बाधाओं के कारण नवाचार के कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हैं। शैक्षिक नवाचार को अपनाने में प्रायः आने वाली बाधाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं, और दूसरा है अज्ञात जनित सामाजिक तथा क्रियात्मक बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्रियात्मक शोध के सोपानों को बताइए। तो क्रियात्मक शोध के सोपान निम्नलिखित हैं। पहला है कि क्रियात्मक शोध की समस्या की पहचान का चयन करना, और दूसरा समस्या को परिभाषित करना, और तीसरा समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, चौथा है उपकल्पनाओं या परिकल्पनाओं का निर्माण करना, पांचवा है परिकल्पना परीक्षण का प्रारूप तैयार करना, और छठवां है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्रियात्मक शोध एवं परंपरागत शोध में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध में पहला है कि क्रियात्मक शोध समस्या जो उसका रूप होता है वो संकुचित होता है, और परंपरागत शोध समस्या का जो रूप होता है वो व्यापक होता है। और दूसरा हो जाएगा कि इसमें एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है, इसमें क्या एक समय में सभी परिकल्पनाओं को सत्यापन किया जाता है, और इसमें इसकी रूपरेखा लचीली होती है यानी क्रियात्मक शोध की, और परंपरागत शोध की इसमें रूपरेखा लचीली नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है क्रियात्मक शोध में, और परंपरागत में कि इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष लिखिए। तो मौखिक परीक्षा के गुण एवं दोष निम्नलिखित हैं। पहला है कि मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम है, और दूसरा है कि मौखिक भाषा द्वारा कुशल व्यक्ति अपने भावों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर सकता है, और तीसरा है कि मौखिक भाषा द्वारा नवीन जानकारी प्राप्त होती है, और चौथा है कि सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक अभिव्यक्ति प्रमुख साधन है। और दोष इसके लिखेंगे कि पहला दोष है प्रारंभिक स्तर पर लाभदायक नहीं है, दूसरा है कि पठन की शुद्धता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, यानी पठन की शुद्धता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, और तीसरा है कि मौन पठन उच्चारण के अभ्यास में सहायक नहीं है, विद्यार्थी विषय वस्तु को आत्मसात नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये हो गए 2021 का पहला प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप लोग पढ़िए, और आपको ना बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ आप इतनी क्लास करिए 2016 से 24 के बीच में जितने भी हैं यूट्यूब क्लास ले लीजिए, बस सीधे एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं हर साल, तो इस बार भी वही होंगे, तो निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।